नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोग को बताया था कि बाबर की क्या भूल रही जिससे कि मुग़ल साम्राज्य की जो नींव थी वो दृढ़ ना हो सकी, और इसमें डॉक्टर बनर्जी ने किस तरीके से उनको क्रिटिसाइज़ किया है। तो चलिए अपनी इस वीडियो में मैं आज आप लोग को बताऊंगा कि बाबर के जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो क्या क्या दोष उसमें थे और वो पूरी तरीके से दोष रहित क्यों नहीं थी। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। हाँ, इससे पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम पर वीडियो अवेलेबल हो सके। तो देखो, जो बाबर की प्रशासन व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से दोष रहित नहीं थी और इसमें कई सारे दोष विद्यमान थे। तो सबसे पहले अगर दोष की हम बात करें तो जो प्रशासन का जो विभिन्न स्तर थे, विभिन्न लेवल थे प्रशासन के, उनमें एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी का बड़ा अभाव था। उनमें सब में एक यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। प्रशासन की जो विभिन्न विभाग हुआ करते थे, ठीक है, इस यूनिफॉर्मिटी न होने के कारण उन प्रशासन के विभिन्न विभागों को संगठित ना किया जा सका। अर्थात प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न विभाग एक तरीके से संगठित नहीं थे। बाबर के प्रशासन का जो दूसरा दोष था, जो दूसरी कमी थी, वो ये थी कि बाबर हाकिम और वजहदार के संबंध को निश्चित नहीं कर सका था। आखिर इन दोनों में एक डेफिनेट क्या रिलेशन होना चाहिए, कैसे इनके कामकाज होने चाहिए, उस संबंध को यह निश्चित नहीं कर सका था। और इसकी वजह से वजहदार को भू राजस्व के जो राज्य अंश को हड़पने का अवसर प्राप्त हो गया। यानी इसी कमी से वजहदारों ने जो भू राजस्व आता था उसमें अपनी हड़प नीति एक तरीके से शुरू कर दी। अब ऐसा क्यों हुआ? देखो, क्योंकि उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए केंद्र या प्रांत में कोई शक्तिशाली व्यवस्था थी ही नहीं। मतलब जो राजस्व हड़प रहा था, अब उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, ठीक है, इसके लिए केंद्र या प्रांत में कोई भी शक्तिशाली व्यवस्था नहीं थी जिससे कि उसने राजस्व को हड़पना शुरू कर दिया था। और जो वजहदार थे, इन वजहदारों ने प्रशासन की इस दुर्बलता का पूरा फ़ायदा उठाया और अपने हक में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। और यही मुख्य कारण था जिसकी वजह से बाबर ने मजबूर होकर, जब वो विवश हो गया, तो उसने एक आदेश पारित किया कि वजहदारों से राजस्व आवंटन का 30% वसूल किया जाए और वो धनराशि सेना पर खर्च की जाए। मेरी बात क्लियर हो गई आपको यहाँ तक? अब अगर ये वजहदार ईमानदार होते तो बाबर को कभी किसी आर्थिक कठिनाई का सामना ही नहीं करना पड़ता। ठीक है, ध्यान देना इस बात पर। ये जो वजहदार थे ये पूरी ईमानदारी से काम नहीं किया करते थे। यही कारण था कि बाबर को बहुत सारी आर्थिक कठिनाई यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना उसको करना पड़ता था। जैसे बाबर को 1529 ईस्वी में एक आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा था। हालांकि ये जो आर्थिक कठिनाई थी 1529 की, वो बहुत लंबे समय तक नहीं चली और थोड़े ही समय के बाद वो ख़त्म हो गई थी। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए, यानी अगर संक्षेप में बात की जाए, तो बाबर की जो प्रशासन व्यवस्था थी उसमें कई सारे इस टाइप के जो दोष थे वो थे, लेकिन उसके बावजूद ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि बाबर में उच्च कोटि के प्रशासकीय गुण थे। यानी दोष तो थे उसकी प्रशासन व्यवस्था में, लेकिन फिर भी बाबर जैसा कि इतिहासकार मानते हैं, उसमें काफ़ी हाई एडमिनिस्ट्रेटिव वो गुण थे, और जिसकी वजह से बाबर एक तरीके से मुग़ल साम्राज्य को यहाँ पर स्थापित करने में सक्षम हुआ। तो ये थे कुछ बाबर की प्रशासनिक व्यवस्था के दोष जो मैंने आप लोगों को बताए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आए होंगे और आपको काफ़ी जानकारी इनसे मिली होगी। तो चलिए, आप अपना ध्यान रखना, चैनल से जुड़े रहना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।